Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today the topic of our discussion is from chapter number 17, that is coordination and control, and the topics include median lobe of pituitary gland, posterior lobe of pituitary gland, thyroids and parathyroids. So the first topic is median lobe of pituitary gland. जैसा कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के बारे में पढ़ा था कि वो कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, आज हम मीडियन और पोस्टीरियर लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो मीडियन लोब से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, उनको ट्रिगर करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन बनाएं। अब मेलानिन क्या है? मेलानिन इज़ अ ब्राउन पिगमेंट, ये स्किन में प्रोड्यूस होता है। अगर मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की सेक्रेशन ज़्यादा हो तो मेलानोसाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन बनाते हैं, जिसकी वजह से स्किन कलर डार्क हो जाता है। अब इसका जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के पास है। हाइपोथैलेमस इसकी सेक्रेशन को इनहिबिट करता है या कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो एक्सटर्नल फैक्टर है लाइट का, कि लाइट अगर मौजूद है तो वो इसकी सेक्रेशन को प्रोमोट करेगी, गवर्न करेगी, इंक्रीज़ करेगी। फिर प्रेगनेंसी में देखा गया है कि मेलानोसाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, मींस मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन उस टाइम बढ़ जाती है, मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से स्किन का कलर डार्क हो जाता है। और अगर इसकी सेक्रेशन बढ़ जाए मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तो इससे एक डिज़ीज़ काज होती है जिसको एडिसन्स डिज़ीज़ कहा जाता है, और इसका सिम्टम ही यही है कि उसमें स्किन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज़ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब से दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इज़ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब इसकी सेक्रेशन कब ज़्यादा होती है? जब बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, या फिर ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए, जो कि हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करते हैं। तो उस सूरत में इसकी सेक्रेशन बढ़ जाती है। उसके अलावा एक्सटर्नल जो सेंसरी स्टिमुलाई हैं वो भी हाइपोथैलेमिक न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके साथ ही इंक्रीज लेवल्स काज इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करते हैं, मींस नेफ्रॉन में जो उसका फंक्शन है कि जब वो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो उस टाइम वाटर को ये रीअब्जॉर्ब करता है नेफ्रॉन, और वाटर को रिटेन करता है बॉडी के अंदर। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मिकदार जब ज़्यादा होगी, इसकी सेक्रेशन ज़्यादा होगी, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। अगर ये हार्मोन कम मिकदार में प्रोड्यूस होता है तो इससे जो डिज़ीज़ काज होती है वो कहलाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। और इसमें क्या होता है कि जो यूरिन है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में वो एक्सक्रीट होता है, मींस बॉडी में वाटर रीअब्जॉर्प्शन कम होती है क्योंकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम बन रहा है। नेफ्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्यास लगना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करता है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का जो मेजर रोल है ये चाइल्ड बर्थ के दौरान इसका रोल होता है, और ये उसी टाइम प्रोड्यूस होता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इट्स रिलीज इज स्टिमुलेटेड बाय डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, कि जब सर्विक बोन्स डिस्टेंड हो रही होती हैं, फैल रही होती हैं। उसके अलावा डिक्रीज़ इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन ब्लड। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये भी एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और जब चाइल्ड बर्थ स्टार्ट होती है उसका प्रोसेस, तो उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन की सेक्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। और साथ में न्यूरल स्टिमुलाई ड्यूरिंग पार्टुरेशन एंड सकलिंग। उसके साथ ही चाइल्ड बर्थ के टाइम पे या सकलिंग जब बेबी फीड ले रहा होता है उस टाइम पे इसकी सेक्रेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज़ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये मैमल्स में मौजूद होता है लेरिंग्स के नीचे। जैसा कि आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है कि ये लेरिंग्स के नीचे मौजूद है, और इस थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स हैं, और यहाँ आपको दिखाया गया है कि इसके जो दो लोब्स हैं, राइट लोब लिखा हुआ है एंड लेफ़्ट लोब, ठीक है। ये लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है और इसके दो लोब्स होते हैं। और ये प्रोड्यूस क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। तीन तरह के हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। अब जो थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है कि जो थायरॉक्सिन है इसका जो फार्मूला है वो है टेट्राआयोडोथायरोनिन, मतलब थायरोनिन के साथ टेट्राआयोडो 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो
अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको T4 भी लिखते हैं। इसी तरह ट्राई आयोडोथायरोनिन जो है, इसमें थायरोनिन के साथ 3 आयोडीन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से इसको T3 भी लिखा जाता है। और उसके अलावा तीसरा जो है वो है कैल्सिटोनिन हार्मोन। The thyroid is active continuously but produces higher levels of secretions during periods of rapid growth and sexual maturation. वैसे तो ये थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ये प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन इसकी सेक्रीशंस तब ज़्यादा होती हैं जब बॉडी में ग्रोथ पीरियड हो, ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो। उसके अलावा सेक्सुअल मैचुरेशन के टाइम पे भी इसकी सेक्रीशंस बढ़ जाती हैं। और उसके साथ ही स्ट्रेस सिचुएशंस में, कोल्ड स्ट्रेस है, ठंड बहुत ज़्यादा है, हंगर, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो उस टाइम भी इसकी सेक्रीशंस बढ़ जाती हैं। अब जैसे हमने बात की कि थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन के फार्मूला में भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है और इनकी एक्टिविटी भी तकरीबन सेम ही है, एक ही तरह से ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ये करते क्या हैं कि ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी ATP की फॉर्म में ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स के साथ मिलकर ये ग्रोथ में भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और उसके अलावा ब्रेन सेल्स के ऊपर भी इनका जो रोल होता है वो ये होता है कि ये सेल्स की डिफ्रेंसिएशन कराते हैं, ब्रेन सेल्स की। फिर ये कि एम्फीबियंस में जो इनका रोल है वो ये है कि ये मेटामॉर्फोसिस के लिए अहम है। अगर थायराइड्स की जो सेक्रीशंस हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जो टैडपोल लार्वा है जिसने मेटामॉर्फोस होके अडल्ट फ्रॉग बनाना है, वो उस स्टेज पे उसकी जो मेटामॉर्फोसिस का अमल है वो रुक जाता है। मींस टैडपोल लार्वा तो बन गया, लेकिन उसके बाद वो अपने अडल्ट फॉर्म में मेटामॉर्फोस नहीं हो पाता, बल्कि वो एक टैडपोल लार्वा की फॉर्म में रहता है और वही साइज़ में इंक्रीज़ करके लार्ज साइज़ टैडपोल बना लेता है। थायरॉक्सिन की सेक्रीशंस अगर ज़्यादा हो जाएं, बढ़ जाएं, तो उससे जो डिज़ीज़ ये काज करते हैं वो है ग्रेव्स डिज़ीज़। अब इस डिज़ीज़ में होता क्या है कि नेक रीजन में क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर ये गॉइटर प्रोड्यूस करते हैं। और ये अगर डिज़ीज़ बढ़ जाए तो इसमें ये कार्डिक फेलियर मींस हार्ट फेल भी हो सकता है और ये फैटल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। यहाँ पर ये देखें, ये गॉइटर जो है ये दिखाया गया है। अब ये जो ग्रेव्स डिज़ीज़ है, इसकी जो वजह है वो ये है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाती हैं जो कि थायराइड की सेक्रीशंस को एक्सेसिव क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। अगर थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाए, लैक ऑफ थायरॉक्सिन हो जाए, तो उससे जो डिज़ीज़ होती है उसे कहते हैं क्रिटिनिज्म। अब क्रिटिनिज्म में होता क्या है कि अर्ली स्टेज पे अगर थायरॉक्सिन की कमी हो गई है तो उसमें जो सिम्टम्स नज़र आते हैं इस डिज़ीज़ में वो ये कि जो बाल होते हैं स्कैंटी हेयर्स, कोर्स, खुदरे से होते हैं। स्किन जो है वो स्केली होती है, येलोइश कलर की होती है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, सेक्सुअली भी वो जो है मैच्योर नहीं हो पाते और शॉर्ट हाइटेड होते हैं। फिर अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है बाद में किसी और स्टेज पे, मतलब बचपन में नहीं होती, लेटर स्टेज पे होती है, तो इसकी जिसकी वजह है कि ये अगर आपकी डाइट में आयोडीन जो है वो कम है या प्रॉपर आयोडीन आपकी बॉडी को नहीं मिल रहा, तो उस वक्त जो डिज़ीज़ काज होती है उसमें गॉइटर होता है एक। तो दूसरा ये कि बॉडी में फ़ैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी का वेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस कंडीशन को मिक्सोइडीमा कहा जाता है। और इसी के साथ जो एक और सिम्टम इसमें नज़र आता है वो है पफीनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन, कि हाथ जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, स्किन में भी स्वेलिंग नज़र आती है, क्योंकि इसमें फ़ैट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और वेट भी बॉडी का बढ़ जाता है। इसी के साथ ऑल बॉडली एंड मेंटल प्रोसेसेस आर रिटार्डेड, कि बॉडी और मेंटल प्रोसेस सारे रिटार्ड हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। हाई कैल्शियम आयन concentration in the blood causes stimulation of the synthesis and release of calcitonin. Low levels of calcium ion suppresses its manufacture. अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो कैल्सिटोनिन की सेक्रीशन भी ज़्यादा होगी, और अगर कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन ब्लड में कम है तो इसकी जो कैल्सिटोनिन की जो सिंथेसिस है वो भी कम होगी। Excess or deficiency leads to disturbance of calcium metabolism with its associated effects on nerve, skeleton, muscle, blood, etc. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके साथ जो एसोसिएटेड इफ़ेक्ट्स हैं वो नर्व के ऊपर हैं, स्केलेटन के साथ हैं, मसल्स पे हैं, ब्लड पे हैं। कैल्सिटोनिन इज़ एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन हार्मोन। अब कैल्सिटोनिन जो है ये बिल्कुल
उलट है इसका फंक्शन पैराथॉर्मोन से। पैराथॉर्मोन हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे कि पैराथायराइड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, उलट ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक दूसरे के। Table salt with iodine is recommended so that there is no deficiency of iodine and thus for thyroxine in the body. अगर बॉडी में थायरॉक्सिन की मिकदार कम हो रही है, उसकी सेक्रीशन कम हो रही है, तो उसके लिए आयोडीन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ऐसा नमक इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर आयोडीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, ताकि वो आयोडीन की कमी को पूरा करे और जो प्रॉपर नॉर्मल सेक्रीशन है थायरॉक्सिन की वो उस बॉडी में सेक्रीट हो सके। नेक्स्ट इज़ पैराथायराइड्स। अब पैराथायराइड्स जो हैं इनकी जो लोकेशन है यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये थायराइड के जो लेटरल लोब्स हैं, हमने बात की थी कि थायराइड के 2 लोब्स होते हैं, ये राइट और लेफ़्ट लोब दिखाए गए हैं। इनमें इनके नीचे देखें पोस्टीरियर साइड पे ये 4 जगहों पर आपको ये दिखाए गए हैं, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन वो पैराथॉर्मोन कहलाता है। Low levels of blood calcium ions stimulate the parathyroid directly to increase parathormone production, whereas high levels of calcium ions suppress its release. अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम है तो पैराथॉर्मोन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पैराथॉर्मोन की सिंथेसिस रुक जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे हमने पहले बात की कि ये कैल्सीटोनिन हार्मोन का बिल्कुल उलट है, पैराथॉर्मोन उसके बिल्कुल एंटागोनिस्टिक काम करता है। कैल्सीटोनिन के बारे में हमने कहा था कि वो कब ज़्यादा बनता है, जब ब्लड कैल्शियम आयंस ज़्यादा हों, ठीक है। और इसमें यह है कि जब ब्लड कैल्शियम आयंस ज़्यादा होंगे तो पैराथॉर्मोन कम बनेगा। अब इसमें होता क्या है कि अंडर एक्टिविटी काजेज अ ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम आयंस विच इन टर्न लीड्स टू मस्कुलर टेटनी। तो अंडर एक्टिविटी कि अगर एक्टिविटी एक इंसान कम कर रहा है, एक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। जैसे ही ब्लड कैल्शियम आयंस कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो पैराथॉर्मोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और उससे जो ये डिज़ीज़ काज करेगा उसे कहते हैं मस्कुलर टेटनी, जो मसल्स तशन्नुज भी जिसे कहा जाता है। तो ये मसल्स में पेन काज करता है और ओवर एक्टिविटी वुड लीड टू अ प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स सिमिलर टू रिकेट्स एज वेल एज टू द फॉर्मेशन ऑफ मैसिव किडनी स्टोन्स। उसके अलावा अगर बॉडी में एक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब इंसान ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो बोन्स हैं वो डीमिनरलाइज होना शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि रिकेट्स डिजीज़ में होता है। रिकेट्स बोन्स की डिजीज़ है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि बोन्स में डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। एक तो ये होगा, दूसरा क्या होगा कि उसमें किडनी में स्टोन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 तरह के इफ़ेक्ट्स हम इसमें बता रहे हैं कि अंडर एक्टिविटी से ये मस्कुलर टेटनी काज करता है और ओवर एक्टिविटी से ये रिकेट्स जैसी डिजीज़ काज करता है या फिर किडनी स्टोन्स ये प्रोड्यूस करता है। दोनों कंडीशंस जो हैं ये फैटल हैं, जानलेवा हो सकती हैं। सो दैट वाज आवर टॉपिक और उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद आपने अपनी बुक से इसको रीड भी करना है, इसको लर्न भी करना है और साथ में आपने अपनी अटेंडेंस भी सबमिट करनी है। सो दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।